Okay, students, this is lecture number 11, and today's topic is transportation problem with special cases, part 4. इसको स्टार्ट करने से पहले एक मैंने कल क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, तो वो किसी बच्चे ने ट्राई करा भी? क्यों भाई? कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, ये वाला। ये वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी ने किया भाई इसको? हम्म। नो रिस्पॉन्स। अरे हाँ ना तो करो भाई, मेरी आवाज आ रही है? सर यहाँ पे तो दूसरा क्वेश्चन कराया था ना, आपने दिया नहीं था फिर अलग से। नहीं, मैंने व्हाट्सएप डाला था ना क्वेश्चन। एक मैंने क्वेश्चन डाला था व्हाट्सएप पे कल कि इसको करना, आप ट्राई करना। ये तो मैंने कराया था, वो अलग है। ये मैंने कराया नहीं था कल, ये आपको मैंने करने के लिए दिया था। सर वो और नहीं दिया देखा। मैंने, हाँ नहीं देखा कि चलो कोई बात नहीं। और देने का रीजन सिर्फ ये था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने आपको दिया था क्वेश्चन। ये मैंने कल कराया था मोदी मेथड, बट रिवाइज कर लेते हैं देख कैसे ही। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के स्पेशल केसेस। ठीक है, ये लोग सब कल का देख चुके हैं। जो बच्चे कल नहीं आए थे वो देख लेंगे वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में स्पेशल केसेस। टोटल हमारे पास 4 केस होते हैं, और जो मैंने कल क्वेश्चन लिया था वो भी एक स्पेशल केस था। उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस प्रॉब्लम। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया था कल। तो इसमें टोटल 4 केस होते हैं। पहला केस होता है आपका अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा होता है हमारा रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। थर्ड होता है मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एंड लास्ट वन इज द डिजेनरेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि आज एटलीस्ट ये 3 केस हम लोग देख लें आज। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा होता है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें आपको मैंने बताया था, जब भी हम लोग क्वेश्चन कोई भी करें, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो, वैम हो, मोदी मेथड हो, हम लोग हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले चेक करते हैं कि प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, तो वो चेक कैसे करते हैं कि यानी कि जो हमारी सप्लाई का सम है आप उसको जोड़िए। आप जब सम करोगे 76 प्लस 82 प्लस 77, तो ये आपका सम आ जाएगा 235। ठीक है भाई, तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज 235। और जो मेरी ये डिमांड का सम है, मैं इसको सम करके देखता हूँ क्या आ जाएगा, 72 प्लस 102 प्लस 41। तो ये मेरा डिफरेंस आ रहा है 215। यानी कि जो मेरी डिमांड का सम है वो मेरी सप्लाई के सम के इक्वल नहीं है। तो जब भी आपकी ये चीजें दोनों का सम इक्वल ना हो, दैट मीन्स योर प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। जहां पर भी आपकी डेफिशिएंसी है, जैसे यहाँ पे आपका जो डिमांड है वहां पे डेफिशिएंसी आ रही है 20 यूनिट्स की, या 20 लीटर, कुछ भी आप बोल सकते हो, जो भी आपकी यूनिट्स हो। दूध है तो लीटर हो जाएगा, रुपीज है तो रुपीज हो जाएंगे। बट जहां पे भी आपकी डेफिशिएंसीज आती है, आप वहीं पे एक डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं जहां पर भी आपकी डेफिशिएंसी है। तो इस केस में यहाँ पे डिमांड में कमी आ रही है, तो हम लोग एक डमी कॉलम को ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो। ठीक है, और जितना मेरा डिफरेंस था, डिफरेंस कितना था मेरा, 235 माइनस 215, तो 20 मैं वहां पे लिख दूंगा एज इट इज, जो मैंने डमी कॉलम ऐड किया है। और क्या करना है मुझे, और मुझे ये करना है कि जहां पे मैंने डमी कॉलम ऐड किया है उसमें जो कॉस्ट लिखूंगा वो लिखूंगा मैं 0, क्योंकि इसको मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है सिर्फ क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए। इसलिए इसमें जो भी कॉस्ट आएगी उसको मैं लिखूंगा 0। ठीक है भाई, तो इतना हमें काम करना है। तो कल किसी बच्चे ने ये चीज ट्राई करी? बताओ भाई, एनीवन? जो बच्चे कल क्लास में प्रेजेंट थे बताओ। नो रिस्पॉन्स। ये बोलते रहो तब तो रहे, कुछ क्लास में बच्चे हैं भी हैं। अकेला मैं बोलता रहूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए तो ठीक है, जब कोई नहीं रिस्पॉन्स करा तो मैं बढ़ा दूंगा, वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा हमारा स्टार्ट।
तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया है अनबैलेंस का। नाउ इट्स बैलेंस्ड, क्योंकि जो मेरी डमी रो, जैसे मैंने डमी कॉलम ऐड किया है तो जो भी मेरी डेफिशिएंसी थी कॉलम में वो पूरी हो गई। 20 को मैंने फुल यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद मेरे पास चॉइस है, मैं किसी भी मेथड से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। नॉर्थ वेस्ट, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, लीस्ट कॉस्ट या फिर वैम। और मैंने आपको हमेशा कहा है, जब भी आपको ये कहा जाए कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और मेथड कोई मेंशन नहीं है तो आप हमेशा सॉल्व करेंगे वैम से, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में मैं आपको दिखाया था कल AKTU के पेपर मैंने दिखाया था, उसमें लिखा हुआ था कि सॉल्व विद लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो आपको पर्टिकुलर उसी मेथड से ही करना है, भले उसका आंसर ज्यादा है बट आपको सॉल्व उसी से करना है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है वैम में, हम लोग डिफरेंस गुड निकाल। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, जब हम लोग फर्स्ट स्टेप लेते हैं डमी रो या डमी कॉलम में, तो ध्यान दो आपकी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो आप जब भी रो में डिफरेंस लेंगे तो आप हमेशा फर्स्ट कॉस्ट लेंगे आपकी जीरो, और जो उससे हायर कॉस्ट है वो आपकी हो जाएगी 4, तो 4 माइनस जीरो ये हो जाएगा 4। सिमिलरली जो हमारी सेकंड रो है वहां लेंगे हम लोग डिफरेंस, सबसे छोटी कॉस्ट हमारी जीरो ही रहेगी, और जो जीरो से नेक्स्ट बड़ी कॉस्ट है वो है हमारे पास 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 16। उसके बाद जो मेरी थर्ड रो है, S3 रो है, इसमें देखो सबसे छोटी कॉस्ट मुझे क्या दिख रही है, जीरो, और नेक्स्ट कॉस्ट है उसके बाद 8, तो 8 माइनस जीरो ये हो जाएगा 8, राइट। ये मैंने निकालनी सारी पेनल्टीज रो वाइज। अब मुझे निकालनी सारी पेनल्टीज कॉलम वाइज। तो मैं क्या करूंगा, एक मिनट, इसमें जो है एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा मुझे इस तरह से यहाँ पे, राइट, हाँ। तो अब जो मेरी ये फर्स्ट पेनल्टी आएगी, देखो सबसे छोटी वैल्यू मुझे क्या दिख रही है इसमें, यहाँ पे 4 है, और उससे जो बड़ी वैल्यू है वो है मेरे पास 8, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 ये हो जाएगा 4। सिमिलरली जो मेरा नेक्स्ट कॉलम है D2, अब इसकी बात करते हैं। स्मॉलेस्ट कॉस्ट मुझे इसमें 8 दिख रही है, और जो नेक्स्ट हायर कॉस्ट है वो है मेरे पास 16, 16 माइनस 8 ये हो जाएगा 8। उसके बाद D3 कॉलम, D3 कॉलम में देखो हमारे पास जो क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो है 8, और उससे हायर कॉस्ट है हमारा 60, तो 60 माइनस 8 ये हो जाएगा मेरे पास 8, राइट। अब जो मेरे पास डमी कॉलम है, डमी कॉलम में सारी वैल्यूज हमारी जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो कुछ भी नहीं आएगा, वो हम लोग जीरो लिख देंगे एज इट इज, यानी इसमें हमारा को कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, हम लोगों ने पेनल्टीज निकालनी है रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज। अब मुझे चूज करना है विच इज द बिगेस्ट पेनल्टी। बताओ भाई सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी दिख रही है आपको? सर 16। सर 16। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब 16 पे जाना है, यानी कि 16 पेनल्टी को मुझे चूज करना है जो कि सबसे बड़ी है। तो मैं यहाँ एक एरो बना दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मैं इस पे गया था, ठीक है। यानी कि अब मुझे इसी के करस्पॉन्डिंग जो रो है इसमें चूज करनी है सबसे छोटी वैल्यू। तो जाहिर सी बात है इस रो में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी मेरी जीरो, राइट। तो अब जो भी मैं एलोकेशन दूंगा वो मैं जीरो को दूंगा, राइट। तो अब जो मेरा काम था पेनल्टी का वो खत्म हो गया, सिर्फ जीरो जैसे मैंने चूज कर लिया, अब मुझे पेनल्टी से कोई मतलब नहीं है। अब मैं देखूंगा कि जीरो पे डिमांड और सप्लाई कितनी आ रही है। तो आप देखो इस पे जो डिमांड आ रही है वो 20 की आ रही है, और जो सप्लाई आ रही है वो आ रही है 82 की। मैं क्या करूंगा, 20 को यहाँ पे डिमांड फुलफिल करूंगा इस तरह से, और जहां पे जो बचा हुआ है वहां मैं इसको बैलेंस कर दूंगा। 20 माइनस 20 ये हो जाएगा जीरो, और 82 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे मेरी जो डमी रो के नीचे जो डिमांड थी वो खत्म हो गई, तो मैं उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से वर्टिकली, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसको दोबारा फर्दर यूज नहीं करना है, और यहाँ पे मैं एक डैश खींच दूंगा ताकि मैं इसकी पेनल्टी भी कैलकुलेट ना करूं, राइट। तो ये मेरा हो गया पहला स्टेप। अब मैं जाऊंगा अगले स्टेप पे, फिर से मुझे निकालनी है पेनल्टी P2। तो अब देखो जो मेरे पास फर्स्ट रो की बात करूंगा मैं सबसे पहले S1 की। S1 में जो सबसे छोटी वैल्यू वो मुझे क्या दिख रही है, पहले जीरो था, अब जो भी उस पर लाइन आ चुकी है वो मैं यूज नहीं करूंगा। अब मैं यूज करूंगा 4 को, क्योंकि उससे जीरो से बड़ी नेक्स्ट वैल्यू 4 है। अब 4 से जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है वो मेरे को दिख रही है 8। मैं क्या करूंगा, 8 माइनस 4 ये मेरी पेनल्टी बन जाएगी 4। सिमिलरली जो मेरी नेक्स्ट S2 रो है, अब देखिए S2 रो में जो मेरी सबसे छोटी वैल्यू वो क्या दिख रही है मुझे, 16, और 16 उससे जो नेक्स्ट वैल्यू दिख रही है वो मुझे दिख रही है 16। तो 24। मैंने क्या बताया था आपको, क्या करेंगे अब हम, बताए कोई बच्चा भी सर मुझे माइनस बता कर दे इस चीज देंगे, को। किसको माइनस किसको कर देंगे सर। सर किसको 16 किसको माइनस बेटा, 16।
वेरी गुड, बस ये ध्यान रखना है। ये हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, उसके बाद अगले आगे बढ़ते हैं। जो हमारी थर्ड रो है S3। अब देखिए S3 में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मुझे, वो दिख रही है 8, और जो उससे नेक्स्ट वैल्यू है वो है 16। 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके सामने 8, राइट। उसके बाद ये मेरी होगी सारी पेनल्टीज रो वाइज। अब मुझे बात करनी है कॉलम वाइज। तो देखो फर्स्ट कॉलम आ जाओ D1 में। अब D1 में जो सबसे छोटी वैल्यू वो अभी भी 4 है, और उससे जो हायर वैल्यू है वो भी अभी 8 दिख रही है मुझे। तो मैं क्या पेनल्टी दिखूंगा? 8 माइनस 4, यानी कि यहां भी हो जाएगा मेरे पास अभी 4 ही जाएगा ये। आफ्टर दैट D2 कॉलम में आ जाओ। स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे अभी भी 8 दिख रही है, और उससे हायर वैल्यू दिख रही है 16, तो यानी 16 माइनस 8 ये भी हो जाएगी 8, राइट। उसके बाद जो मेरा कॉलम D3 है, अब D3 में देखो फिर से वही मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे 8 दिख रही है, और उससे हायर वैल्यू जो है वो है 16। तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अभी आपके सामने 8। ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ पर डैश लगा हुआ है, तो मुझे इसको पेनल्टी को कैलकुलेट नहीं करना है। तो बताओ भाई, अब सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी दिख रही है आपको? सर 8 आ रही है 3 में। 8 आ रही है 3 में, यानी कि ये हो गया हमारा टाई। ठीक है, आपको बताया था मैंने कई बार क्या होगा, पेनल्टी में भी टाई हो जाएगा। तो जब भी हमारा पेनल्टी में टाई हो जाएगा, तो हमारा जो ओवरऑल एम ये है कि हम लोगों को मैक्सिमम एलोकेशन जहां मिल रहा है हम लोग उस वाले टाई के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, कैसे जाएंगे भाई? सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि जब हमारा टाई होता है तो हम लोग चूज करते हैं जहां पे हमें सबसे छोटी वैल्यू मिल जाए। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं इस 8 के थ्रू जाऊं, तो मुझे इसमें मिल रही सबसे छोटी वैल्यू 8 मिल रही है। ठीक है, बट अगर मैं यहां पे जा रहा हूं इस 8 के थ्रू, तभी मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू 8 ही मिल रही है। ठीक है, और अगर मैं इस 8 के थ्रू जाऊंगा तब भी मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू 8 ही मिल रही है। यानी कि अब क्या हो गया कि जो मेरी पेनल्टी है उसमें भी टाई है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसमें भी टाई हो गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं तीनों 8 में जाऊंगा तो मुझे जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो मुझे 8 ही मिल रही है तीनों जगह। अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे हम लोग इसका एलोकेशन, कि हमें किस 8 को चूज करना है, किस 8 को चूज नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है भाई, इसको बोल देता हूं मैं फर्स्ट, इसको बोल देता हूं मैं सेकंड, ताकि मुझे याद रहे मैं किसके लिए कहां लिख रहा हूं। इसको बोल दूंगा मैं थर्ड। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है भाई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, और ये हो जाएगा मेरा थर्ड। तो अब मैं चेक करूंगा कि अगर मैं किसी भी पेनल्टी के थ्रू जाऊंगा तो हर कॉस्ट पे मुझे को कितना एलोकेशन मिल रहा है। तो बात करता हूं मैं फर्स्ट वाले 8 की, यानी कि जो मेरा फर्स्ट वाला 8 है, इस पे देखो डिमांड कितनी आ रही है। डिमांड आ रही है मेरे पास 102, और सप्लाई आ रही है 76। यानी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन है इस 8 पे, वो मुझे दिख रहा है 76। ठीक है भाई, उसके बाद जो मेरा सेकंड 8 है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इस वाले 8 पे डिमांड आ रही है 41 की, और सप्लाई आ रही है 76 की। तो यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन है वो कितना है? वो है 41। 1 ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है अपने आप में, आपके सारे जो उसमें डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे इसमें। अब बचता है मेरे पास लास्ट वाला 8, थर्ड 8। तो इस थर्ड वाले 8 में देखो जो डिमांड आ रही है वो आ रही है 72 की आ रही है, और जो सप्लाई आ रही है वो आ रही है 77 की। तो यानी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन वो कितना है यहाँ पे? 72 है। ठीक है, तो आपने इस तरह से कंपेयर कर लिया कि तीनों 8s में जहां पे आपको मैक्सिमम एलोकेशन मिलेगा आप उस वाले 8 को चूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो जो आपका नंबर 1 वाला 8 है, यहाँ पे आपको मिल रहा है मैक्सिमम एलोकेशन जो कि आपका है 76। तो क्या करोगे आप? सिर्फ फर्स्ट वाले 8 पे पहले एलोकेशन दोगे। बाकी मैं रब कर दे रहा हूं, ये मैं फर्स्ट सवाल दे रहा हूँ कि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज रफ पे चेक कर लेना है कि कहाँ पे आपको मैक्सिमम एलोकेशन मिल रहा है, तो आप बस उसी पे एलोकेशन देंगे। तो जैसे मैंने कि देखा कि फर्स्ट वाले पे मुझे मैक्सिमम मिल रहा था, तो मैं फर्स्ट को दूंगा मैक्सिमम एलोकेशन। कितना दूंगा? 76। तो मैं 76 दूंगा एलोकेशन यहाँ पर। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा मेरे पास 0। अब यहाँ कितना बचेगा बताओ भाई? 102 26 माइनस 76, ये बचेगा 26। वेरी गुड, यहां लिख दूंगा मैं 26 जो कि मेरा बचा हुआ है। ये हो गया मेरा स्टेप 2। अब मुझे फर्दर फिर से जाना है, जहां पे देखो मेरी 0 हो जाती है मैं वहां पे पहले डैश खींच देता हूं, फिर मैं बढ़ता हूं आगे।
एक डैश मेरा यहाँ पर है और एक मेरा डैश यहाँ पर है, ठीक है। और जहां पे मेरा जीरो होता है मैं उस पे एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं ताकि मुझे याद रहे कि इसको मुझे फर्दर यूज नहीं करना है। तो अब मैं फिर से निकालूंगा पेनल्टी P3। अब P3 के लिए देखो फिर से आ जाओ, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में देखो मेरे पास डैश लगा हुआ है, यानी कि मुझे अब इसकी पेनल्टी को कैलकुलेट नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा अब S2 को यूज, यानी कि S2 में मैं देखूंगा विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो कि 16 दिख रही है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो भी 16 है, यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा, 16 माइनस 16, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 0। फिर बात करूंगा मैं नेक्स्ट रो की, जो कि मेरी S3 रो है, इसमें मेरे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 8 है और उससे हायर वैल्यू दिख रही है मेरे को 16। तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरे पास 8, ठीक है। रो वाइज हो चुकी है। अब बात करेंगे हम लोग कॉलम वाइज। तो देखो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले थी वो थी 4। अब चूंकि इस पर लाइन आ चुकी है, यानी कि अब मुझे इसको यूज नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, अब जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है वो यूज करूंगा मैं 8, और 8 से जो हायर वैल्यू 16, तो यानी 16 माइनस 8, मेरे पास डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है भाई। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट कॉलम है उसमें D2 स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है 16, और जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है वो है 24, तो 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर 8, ठीक है भाई। उसके बाद जो मेरे पास थर्ड कॉलम है D3, यहाँ पे 16 स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो हायर वैल्यू है 24, तो 24 माइनस 16 ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पर 8। लो भाई, तो यहाँ पे फिर से आपके सामने टाई हो चुका है, आपके पास जो है 4 8 आ चुके हैं, यानी कि अब आपको फिर से चूज करना है कि आपको कहां पे जाना है। तो मुझे बताओ भाई आप लोग, अब हम लोग कहां पे जाएं, किस 8 के थ्रू जाएंगे, मुझे आप बताओ भाई। बताइए। अब मेरे पास 4 पेनल्टीज आ गई हैं, चारों में मेरा 8 है, एक में 0 है, तो अब बताओ मैं S3 किस S3 वाले के सर, थ्रू रो जाऊं। 3 के कॉलम 1 में। हम्म, सर ठीक है, S3 बोलो के बोलो। आगे, हाँ, सर उसमें जाएंगे 72 के ऊपर जो 8 है सर। 72 के ऊपर जो 8 है उस पे, यानी कि S3 और D1 वाले के लिए आप कह रहे हो, है ना। यस सर। चलो भाई चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से चेक करता हूँ एक एक करके। अगर मैं इस वाले 8 लेता हूँ जो कि आप बता रहे हो, अगर मैं इस वाले 8 लेता हूँ तो जो मेरी स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो दिख रही है मुझे 8, ठीक है। अगर मैं इस वाले 8 लेता हूँ तब भी मुझे दिख रही है स्मॉलेस्ट कॉस्ट 8। अगर ये वाला मैं ले रहा हूँ तो मुझे दिख रही है 16, और अगर मैं ये वाला दिख रहा हूँ तो मुझे दिख रही है 16, यानी कि कुल मिला के जो मेरा ये वाला 8 है, यहाँ मुझे मिल रही है सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट, यानी कि मैं इस पर ही एलोकेशन दूंगा एज पर रूल। तो मैं यहाँ पे एक एरो बनाऊंगा, यानी कि मैं अब इसके थ्रू जा रहा हूँ। और देखो यहाँ पर कितनी डिमांड आ रही है, इस वाले 8 पर डिमांड आ रही है 72 की, सप्लाई आ रही है 77 की, तो यानी कि जो मैक्सिमम एलोकेशन है यहाँ पर वो पॉसिबल है ओनली 72। तो मैं 72 दूंगा यहाँ पर इस तरह से, और ये हो जाएगा 0। यहाँ बचेगा मेरे पास 72 माइनस 77 माइनस 72, ये बचेगा मेरे पास सिर्फ 5, ठीक है भाई। तो फर्दर मैंने इस पर एक लाइन खींच दी, यानी कि मुझे अब फर्दर यहाँ पे कोई भी पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करनी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, ठीक है भाई। तो अब मुझे फिर से निकालनी है पेनल्टी P4। तो मैं फर्स्ट से सबसे पहले चेक करूंगा रो वाइज, यानी कि रो S1 तो खत्म हो चुकी है, मैं निकालूंगा S2 के लिए पेनल्टी अब। तो S2 के लिए देखिए मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे 16, और जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है वो 24, यानी डिफरेंस अभी मेरा आएगा यहाँ पर 8 ही आने वाला है, ये भी 8 हो गया। उसके बाद जो मेरी S3 रो है, यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू 16 है और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 24, यानी डिफरेंस फिर से मेरे पास 8 आ गया है, राइट। ये होगी रो वाइज। अब बात करते हैं कॉलम वाइज की। फर्स्ट कॉलम मेरा खत्म हो चुका है, मुझे अब बात करनी है सेकंड कॉलम से। तो सेकंड कॉलम में देखो फिर से डिफरेंस कितना आ रहा है 16 और 24, यानी कि अभी भी मेरी जो डिफरेंस आ रहा है वो भी 8 आ रहा है। ऐसे में बात करूंगा D3 की भी, तो D3 में मेरे पास 24 और 16, यानी कि डिफरेंस इज स्टिल 8। तो आप देखो फिर से एक बार आपके सामने टाई आ चुका है। अब आपके सामने 4 8 है, और फिर से आपको दिख रहा है चारों में ही आपको इक्वल दिख रही है वैल्यू। अब बताओ भाई किसमें जाएंगे, बताओ बेटा।
सर S2 में। सर 16 पे जाएंगे, S2 और D3 वाले पे। S2 और D3 वाले पे। जी सर S2 में 16। रीजन क्या है? सर वहाँ मैक्सिमम एलोकेशन है सर। मैक्सिमम एलोकेशन है। ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, बस मेरा पर्पज ये है। चलो बात कर लेते हैं, फिर से बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं इस वाले 8 के थ्रू जाऊंगा, जो कि मेरा फर्स्ट ये वाला 8 है, अगर मैं इसके थ्रू जाऊंगा तो मुझे मिल रही है स्मॉलेस्ट वैल्यू 16। अब 16 पे देखो कितनी डिमांड आ रही है, 41 की। सप्लाई कितनी है? 62। यानी कि फर्स्ट में हो गया मेरे पास 41। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं इसके थ्रू जाऊंगा तो मुझे मिल रहा है 16, स्मॉलेस्ट कॉस्ट है, बट जो एलोकेशन है वो कितना होगा यहाँ पर? ओनली 5, क्योंकि डिमांड 26 की है, सप्लाई सिर्फ 5 की है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 5 का एलोकेशन, अगर मैं इस वाले 16 को यूज करता हूं तो। ठीक है, तो अब मेरे पास चॉइस है, चाहे तो मैं इस वाले 8 के थ्रू जाऊं या फिर मैं जाऊं इस वाले 8 के थ्रू, मुझे 16 वही मिलेगा। एक ही बात है भाई, चाहे मैं यहां से जाऊं चाहे मैं यहां से जाऊं, मुझे 16 यही चूज करना है। तो मैं 16 ये वाला चूज करूंगा, जो कि मेरा मैक्सिमम एलोकेशन मुझे दे रहा है। रीजन क्या है वो आपको क्लियर है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम एलोकेशन है हम लोग वहां पे चूज करते हैं। तो करते हैं फटाफट भाई। यहाँ पे देखो 41 डिमांड आ रही है, 41 देंगे हम लोग तो पर यहाँ पे। और उसके बाद 41 जैसे देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 0। यहाँ कितना बचेगा भाई? 62 माइनस 41, ये आ जाएगा 21 भाई। ठीक है, अब जैसे ही मेरा ये 0 हो गया तो मैं क्या करता हूं, हमेशा एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं वर्टिकली, इस तरह से लाइन ड्रॉ हो गई। तो अब आप देखो, अब क्या है, आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम बचा है और 2 रो हैं। यानी मैंने आपको बता रखा है, जब ऐसा कोई केस आ जाता है तो हम लोग फिर फर्दर कोई पेनल्टी कैलकुलेट ना करके जो सेल बचे हुए हैं उसी में एज पर डिमांड सप्लाई एलोकेशन कर देते हैं। करते हैं भाई। देखो 24 की डिमांड कितनी आ रही है? 26 की डिमांड आ रही है, कितना अवेलेबल है? 21। तो 21 दे देंगे यहाँ पर, 21 करेंगे एलोकेट। 21 जैसे देंगे ये हो जाएगा 0, यहां बचेगा हमारे पास सिर्फ 5। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू बची है वो बची है 16। 16 में देखो डिमांड कितनी आ रही है? 5 की। सप्लाई कितनी है? 5। तो यानी कि हम लोग मैक्सिमम एलोकेशन जो 5 है वो यहाँ पे कर देंगे। 5 ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। जैसे ही आपकी डिमांड सप्लाई 0 हो जाती है, दैट मीन्स क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको बस निकालनी है अब टोटल कॉस्ट। वो कैसे आती है? वो आपकी आती है जहां जहां आपने एलोकेशन दिया है उसको उसी सेल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 8 इंटू 76 प्लस 24 इंटू 21, 24 इंटू 21 प्लस 16 इंटू 41, 16 इंटू 41 प्लस 0 इंटू 20। मैंने कल बताया था 0 का भी रोल है, यहाँ पर 0 हम लोग लिखेंगे क्योंकि भले इसकी वैल्यू 0 हो जाए बट ये हमारा एलोकेशन में काउंट होगा, इसलिए हम लोग 0 को लिखते हैं। 8 इंटू 72 प्लस 16 इंटू 5। तो ये मेरा आ चुका है टोटल कॉस्ट। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, बताइए भाई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 एलोकेशन मेरे पास हैं, बताओ भाई। सर 2424 रुपीज आ रही सर। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं भी, मेरे पास सोल्यूशन है नहीं इसका। एट इंटू 72, बाकी लोग बताओ भाई। बड़े कितना बताया आपने? सर 2424 सर। नहीं, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 8 इंटू 76 प्लस 24 इंटू 21 प्लस 16
16 इंटू 41 प्लस 8 इंटू 72 प्लस 16 इंटू 5। हाँ जी, 24 बेहतरीन, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये आ चुका है मेरे पास आंसर अब 24। आपका भी ये आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यानी कि ये आपका आ गया ऑप्टिमल आंसर। अब अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसको आपको चाहिए ऑप्टिमल आंसर, तो फिर इसमें लगाओगे आप मोदी मेथड, अगर कहा जाता है तो, वरना आप इसको यहीं करके छोड़ दोगे। ठीक है भाई, तो ये आपका पहला केस हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो दोबारा बता दूं, वरना फिर आगे बढ़ता हूं मैं। बताइए, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला केस, जो कि था हमारा अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। अगला केस है हमारा रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्ट मतलब ये होता है कि जहां पे आपको कुछ बाउंडेशन दिख जाए, यानी कि वहां कुछ लिमिटेशन हो। जैसे कि फर्ज करो आपको कोई सामान ट्रांसपोर्ट करना है, मेरठ से 5 डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ठीक है, बट किसी एक डिस्ट्रिक्ट में दंगा हो गया, यानी वहां पे आप ट्रांसपोर्ट करने में एबल नहीं हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि वहां पे रिस्ट्रिक्शन है कि वहां पे आप ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप चाह के भी नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है, वो क्वेश्चन हमें दिया होता है इस तरह से कुछ, ठीक है, वहां पे आपको डैश लगा मिलेगा। ठीक, तो डैश का मतलब ये है कि वहां पे आपकी जो सप्लाई है वो पॉसिबल नहीं है, आप उसके अलावा बाकी जहां प्लांट्स हैं वहां पे सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे सिटी मान लेता हूं, सिटी 1 2 3 4 और जो सिटी ए बी सी डी है, तो जो सिटी 1 और बी है यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे जो सिटी 4 और जो डी है यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, जहां पे हमारा डैश लगा हुआ है वहां पर सिर्फ एक इनफाइनाइट कॉस्ट असाइन कर देंगे। इससे होगा क्या, यानी कि जो सबसे बड़ी कॉस्ट हो जाएगी इस पे हम लोग कोई भी एलोकेशन नहीं देंगे। बस मतलब जो भी हमारे कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसमें हम लोग इस सेल को यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट में आप कुछ भी ऐड करो प्लस करो उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें इनफाइनाइट लिख के क्वेश्चन को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला ही हमारा क्या होता है, क्वेश्चन को चेक करना, क्वेश्चन हमारा बैलेंस्ड है या नहीं है। थोड़ा सा देख लो आगे से, ये क्वेश्चन जो था मैंने इसमें टाइप कर लिया इस तरह से। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपके पास जहां पर ये S1 और ये D1, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ था 1 और B, तो मैंने इसको यहाँ पे S1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है D2। तो यहाँ पे देखो ये डैश लगा हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एक इनफाइनाइट कॉस्ट को ऐड कर दूंगा इस तरह से, और एक कर दूंगा यहाँ पे इनफाइनाइट को ऐड। उसके बाद मेरे पास फुल्ली चॉइस है, मैं किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, इसको चेक करते हैं इसके बाद कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो जैसे मैंने चेक किया तो इसमें हमारी एक जो कॉलम है वहां पर 140 का डिफरेंस आया। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली एक 140 का डिफरेंस लिया, एक डमी रो ऐड करी और उसमें जीरो कॉस्ट ऐड करके क्वेश्चन को मैंने बैलेंस कर दिया। जैसे मेरा क्वेश्चन बैलेंस हो गया उसके बाद फिर मैं इसको किसी मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसको मैं करके दिखाऊं या आप लोग करके देखोगे अपने आप? करके दिखाऊं मैं क्लास? सर कोशिश कर देंगे एक बार। चलो कोशिश तो आपने कल भी करी थी, मैं करता हूं उसको, ठीक है ना। फिर जो बाकी के दो केस है वो हम लोग कल करेंगे अगली बार, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार इसको एम भी ले सकते हैं या इन्फिनिट ले सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू प्रेजेंट वैल्यूज जो यहाँ पे लिखी हुई 16, 13, 14, 25, इनसे ये बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी कि इसको हम लोग टच भी नहीं करेंगे। जब लोग पेनल्टी निकालेंगे कुछ भी काम करेंगे तो इसमें इनको यूज नहीं करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई, चलो फिर से फटाफट। तो देखो
हम लोग स्टार्ट करेंगे S1 रो से, यानी कि जो S1 रो हमारी है सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, डमी रो की 0, और जो 0 नेक्स्ट वैल्यू है वो दिख रही है मुझे 8, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 0, P1 आ जाएगी मेरे पास 8। उसके बाद S2 में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरी अभी भी 0 है, 0 से नेक्स्ट वैल्यू दिख रही है मुझे 6, तो 6 माइनस 0 ये हो जाएगा 6, राइट। उसके बाद थर्ड रो तो मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो ध्यान देना आप भी। S3 हो जाएगा अब 0, और उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू दिख रही है मुझे वो दिख रही है 11, तो 11 माइनस 0 ये हो जाएगा 11। S4 बताइए 0 और 10 ये हो जाएगी मेरे पास क्या सर 10। हाँ 10 रहेगा, तो ये होगी मेरी रो वाइज। उसके बाद मैं बात करूंगा कॉलम वाइज। तो अब कॉलम में चेक करो, हमारा जो फर्स्ट कॉलम है D1, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे 10 के बाद जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो है 13, तो 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 3। अब बात करते हैं हम लोग D2 की। तो D2 में मेरे पास है सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है मुझे 9, और फिर जो उससे बड़ी वैल्यू है 11। अब चूंकि देखो यहाँ पर जो m है इसको मैंने लिया है ऐसे इनफाइनाइट, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको मुझे यूज ही नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और 11, डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आएगा डिफरेंस, राइट। अब बात करता हूं मैं थर्ड कॉलम की। थर्ड कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे 12, और उससे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है 13, तो हो जाएगा मेरे पास 30 माइनस 12 1। ऐसे ही अब D4 में देख लो, स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मुझे 6, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 8, तो 8 माइनस 6 ये हो जाएगा 2। नाउ D5 स्मॉलेस्ट वैल्यू 10, और उससे बड़ी वैल्यू दिख रही है मुझे 15, तो 15 माइनस 10 ये हो जाएगा 5। और जो डमी कॉलम है यहाँ पे मुझे 0 0 दिख रहा है, तो मैं चुपचाप इसको 0 कर दूंगा बिना कुछ दिमाग लगाए। तो ये मेरा आ चुका है फर्स्ट इटरेशन, यानी कि मेरा स्टेप 1 हो चुका है, P1 आ चुका है। अब मुझे चेक करना है कि जो पेनल्टीज आई है इनमें सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है। तो सबसे जो बड़ी पेनल्टी दिख रही है वो मुझे दिख रही है 11, यानी कि अब मैं 11 के थ्रू जाऊंगा, चेक करूंगा कि इसके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू वो कौन सी है। तो जाहिर सी बात है जो डमी कॉलम है वही आएगा, यानी 0 इज द स्मॉलेस्ट कॉस्ट। अब चेक करूंगा मैं 0 पे कितनी हमारी डिमांड आ रही है, कितनी सप्लाई आ रही है। तो डिमांड देखो मेरे पास 140 की आ रही है, और जो सप्लाई है वो कितनी है 150 की है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 140, इसको मैंने अलोकेट किया, और ये हो गया मेरे पास 0, यहां बचेगा मेरे पास 10, ठीक है भाई। जैसे मेरे पास 0 हुआ वहां पे मुझे एक डैश लगाना है और एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करनी है, ताकि मुझे याद रहे कि इसको मैं फर्दर यूज ना करूं। तो ये हो गया मेरा P1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ P2। P2 के लिए फिर से जाएंगे हम लोग रो वाइज। फर्स्ट रो में देखो जो पहले हमारा 0 था स्मॉलेस्ट, वो अब लाइन के थ्रू आ चुका है, उसे यूज नहीं करना है। तो अब जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो है 0 से बड़ी 8। अब 8 से जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है दिख रही है मुझे 13, तो 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाई 5। नाउ S2। अब देखो S2 में जो मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है मुझे 6, और 6 से बड़ी क्या दिख रही है 9, तो 9 माइनस 6 ये हो जाएगा 3, राइट। उसके बाद S3 देखो, S3 में क्या हो जाएगा मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 11, 11 से बड़ी क्या दिख रही है मुझे 12, तो 12 माइनस 11 ये हो जाएगा 1। सिमिलरली S4 में देख लो, स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मुझे 10, और 10 से बड़ी दिख रही है 30, तो 30 माइनस 10 ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये सारी पेनल्टीज मेरे पास आ चुकी हैं रो वाइज। अब सेम मैं काम करूंगा फिर से कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू अभी भी 10 है, और उससे बड़ी वैल्यू दिख रही है मुझे 30, तो 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा 3। उसके बाद सेकंड कॉलम में आ जाओ, फिर से मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 9 है, और उससे बड़ी वैल्यू है 11, तो 11 माइनस 9 ये मेरा अभी भी 2 रहेगा, यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद D3 कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास अभी भी 12 है, और डिफरेंस उसके बाद जो लूंगा मैं 13 का लूंगा, क्योंकि 13 इससे बड़ी वैल्यू है, तो 30 माइनस 12 ये भी हो जाएगा मेरे पास अभी 1। उसके बाद फिर नेक्स्ट D4, 6 माइनस 8 ये भी हो जाएगा 2। D5 नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10, और उससे बड़ी वैल्यू जो है 15, तो 15 माइनस 10 ये हो जाएगा 5। तो इसके बाद देखो मेरे पास अब जो सेकंड इटरेशन आया है उसमें मेरे पास 2 5 है, यानी कि मेरे पास 2 5 में अब टाई हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा बताओ भाई। सर S1 D4 वाले 8 को लेंगे। S1 D4 वाले 8 को लेंगे, ठीक है।
क्यों लेंगे? क्योंकि भाई देखो, जो अगर मैं इस वाले 5 के थ्रू जाऊंगा तो मुझे मिल रही है स्मॉलेस्ट वैल्यू 8, ठीक है। बट अगर मैं इस वाले 5 के थ्रू जाऊंगा तो मुझे मिल रही है स्मॉलेस्ट वैल्यू 10। तो दोनों में छोटी वैल्यू क्या है? 10 है। तो मैं पहले देखता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ स्मॉलेस्ट कॉस्ट को, उसके बाद देता हूँ मैक्सिमम एलोकेशन को। अगर मेरी छोटी वैल्यू भी मे बी टाई हो जाता, तो चूंकि यहाँ पे कोई टाई नहीं है तो मैं सीधे जाऊंगा 8 पर, जो कि सही बताया आपने, S1D4 के अंडर आ रहा है। अब देखो डिमांड कितनी आ रही है, यहाँ पे डिमांड आ रही है 230 और डिमांड की सप्लाई कितनी आ रही है 200। तो मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा यहाँ पे 200 प्रोवाइड करा दूंगा। ये हो जाएगा 200, मैंने पूरा यहाँ पे एलोकेट किया। ये हो जाएगा यहाँ पर 0 और यहाँ बचेगा मेरे पास अब 30। 30 कैसे बचा? मैंने 200 एलोकेट किया है, डिमांड मैक्सिमम कितनी थी 230, तो 230 माइनस 200, 30 मेरा बच गया यहाँ पर। तो ये मेरा हो गया स्टेप 2। अब मुझे निकालनी है पेनल्टी P3। एक चीज और, जहां भी मेरा 0 हो जाता है डिमांड सप्लाई, वहां पे मुझे एक लाइन खींचनी होती है ताकि मुझे याद रहे, मैं इसको आगे यूज ना करूं। और एक छोटा सा डैश लगा दूंगा यहाँ पर भी, और जहां पे मेरा पहला आया था एक डैश मेरा यहाँ पे हो गया। तो फिर निकालते हैं हम लोग, अब P3 की बात करते हैं। P3 में देखो मेरे पास फर्स्ट रो खत्म हो चुकी है, अब मुझे निकालनी है सेकंड रो से। तो सेकंड रो में देखो मेरे पास क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 और उससे बड़ी वैल्यू मुझे दिख रही है अभी भी 9 है, तो 9 माइनस 6 ये हो जाएगा मेरे पास, पेनल्टी आ जाएगी 3। ऐसे ही जो मेरे पास S3 रो है 11 और 12, तो ये रहेगा 1। सिमिलरली जो नेक्स्ट मेरा S4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 10 और 13, यानी कि डिफरेंस मेरा रहेगा 3। और जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्वेश्चन काफी कर चुके हैं इस तरह के, आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ D1। अब D1 में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास पहले 10 थी और जो उससे नेक्स्ट वैल्यू थी वो थी 13। क्योंकि 30 मेरा अब लाइन के द्वारा कवर हो रहा है, तो अब मैं 13 लेके उसे नेक्स्ट वैल्यू लूंगा जो कि मेरी है 14। तो डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा 14 माइनस 10, यानी कि ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 4, ठीक है भाई। तो ये मेरा D1 हो गया। नाउ D2। अब D2 के अंदर मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है मुझे अभी भी 9 और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 11, तो 11 माइनस 9 ये हो जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। 2 के बाद अब मेरे पास आ जाएगा D3 कॉलम। D3 में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू अभी मेरे पास 12 है और जो उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू है वो है 13, तो 30 माइनस 12 ये मेरा अभी भी 1 चल रहा है यहाँ पर। D4 में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेरे पास थी पहले 6 थी, वो अभी भी 6 है, बट जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है वो मेरे पास अब 8 ना होके 17 हो जाएगी, तो कितना जाएगा 70 माइनस 6 11, ठीक है भाई। अब बात करते हैं D5 कॉलम की, जो कि हमारा लास्ट कॉलम है। D5 में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 10 और जो उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू है वो है 15, तो 15 माइनस 10 ये हो जाएगा मेरे पास 5। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डिफरेंस मेरा आ जाएगा 5, ठीक है भाई। सारी पेनल्टी मेरे पास आ चुकी हैं। अब देखो मेरे पास अभी भी जो हायर पेनल्टी है वो क्या दिख रही है मुझे, 4 2 1 11 5 3 1 3, यानी जो सबसे बड़ी पेनल्टी है वो क्या दिख रही है मुझे, बताओ भाई। 11, यानी मैं अब 11 पे जाऊंगा, 11 के थ्रू जाऊंगा मैं सबसे छोटी वैल्यू पे, यानी कि 11 के करस्पॉन्डिंग देखो आप, मैं आता हूं यहाँ पे एरो। अब 11 के थ्रू देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मुझे 6, तो 6 पे डिमांड कितनी आ रही है 30 की, सप्लाई कितनी है 175, तो मैं 30 दूंगा यहाँ पर। 30 मैंने एलोकेट किया, ये हो जाएगा 0 और यहां बचेगा मेरे पास 175 माइनस 30, यानी कि 145, ठीक है। जैसे मेरे पास ये 0 हो जाएगा, मैं फटाफट एक लाइन यहाँ पे नीचे खींच दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मुझे अब फर्दर कोई भी यहाँ पे पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करनी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। और एक चाहो तो आप इस पे एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको याद रहे। चलिए, तो ये हो गया मेरा P3। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट पेनल्टी P4। P4 के लिए देखो फिर से हम लोग आ जाएंगे, पहले रो वाइज बात करेंगे। तो अब देखो जो मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू थी वो थी 6, वो अब कवर हो चुकी है। तो अब मैं चेक करूंगा नेक्स्ट हायर वैल्यू जो कि मेरे पास दिख रही है 9, और 9 से जो ऊपर वैल्यू दिख रही है वो है 14, तो 40 माइनस 9 कितना हो जाएगा, बताओ भाई। 10 है, 10 10 भी है, यानी कि 9 और 10, तो कितना का डिफरेंस 1, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करेंगे अगली रो की। तो जो S3 है हमारा, उसमें देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे 11 और 12, तो डिफरेंस कितना आएगा 1, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूंगा S4 की। तो S4 में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो दिख रही है मुझे अभी 10
और 10 और उससे हायर वैल्यू दिख रही है 30, तो 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 3। ठीक है भाई, तो ये होगी मेरी पेनल्टीज रो वाइज। अब बात करता हूं मैं कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मुझे अभी भी 10 और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 14, तो 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 4। D2 में देख लो 9 और 11, तो कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 12 और 13, ये अभी मेरे पास 1 रहेगा। यहाँ पे चूंकि डैश लगा हुआ तो मुझे अब कैलकुलेट नहीं करना है D4 के लिए, सिर्फ मुझे अब करना है D5 के लिए। तो D5 में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू की दिख रही है मुझे अभी भी 10 दिख रही है और जो हायर है वो है 15, यानी कि यहाँ पर अभी भी 5 ही दिखेगा मुझे। तो देखो अब 1 1 3 5 4 2, तो जो सबसे बड़ी पेनल्टी है वो अब दिख रही है मुझे 5, यानी कि जो मेरी D5 कॉलम के अंडर में आ रही है। तो अब मैं जाऊंगा इस 5 के थ्रू, यानी कि 5 के थ्रू मैं चेक करूंगा विच इज द स्मॉलेस्ट कॉस्ट, तो वो मुझे दिख रही है 10। ठीक है भाई, तो अब देखो 10 पे डिमांड कितनी आ रही है, डिमांड आ रही है मेरी 160 की और सप्लाई कितनी आ रही है 145, तो यानी कि अब मैं यहाँ पे 145 पूरा कर दूंगा एलोकेट। ये मेरा हो जाएगा पूरा 145 एलोकेट, ये हो जाएगा यहाँ पर 0 और यहाँ कितना बचेगा बताओ भाई 160 माइनस 145, ये बचेगा 15। ठीक है, अब जैसे मेरा यहाँ पे 0 आ गया मैं फटाफट एक यहाँ पे डैश लगा दूंगा और एक डैश लगा दूंगा यहाँ पर, यानी कि अब मुझे अब फर्दर यहाँ पे कोई पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करनी है। ठीक है राइट, और एक छोटी सी मैं लाइन में ड्रॉ कर दूंगा ताकि मैं इसको फर्दर यूज ना करूं अब किसी कैलकुलेशन में। तो ये मेरी एक लाइन यहां पर भी आ गई। अब बात करते हैं हम लोग फिर से P5 की बात करते हैं। P5 में हम लोग क्या निकालेंगे, फिर से निकालेंगे S1 S2 हमारी खत्म हो चुकी है, वी हैव टू फाइंड आउट पेनल्टी इन ओनली S3 रो। तो S3 में देखो हमारे पास अभी भी सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 11 है और जो उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू वो है 12, तो 12 माइनस 11 कितना हो जाएगा 1। S4 में देखो 10 और 13, तो ये भी मेरे पास 3 है। उसके बाद ये मेरी सारी हो चुकी है रो वाइज। नाउ चेक कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में चेक करो D1 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे 10, बट जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है वो क्या है 25 ओनली, तो 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये बदलती रहेगी पेनल्टी हर बार। अब बात करूंगा मैं D2 की, तो D2 में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी मेरे पास 11 और उससे हायर वैल्यू क्या है 21, तो 21 माइनस 11 कितना हो जाएगा भाई 10, मैं 10 ले दूंगा यहां पर। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट है वो है 12 और 13, ये अभी मेरे पास 1 रहेगा तो मैंने 1 लिखा हुआ बाई चांस पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद मेरा जो D4 है यहाँ पे मुझे डैश लगा देना था क्योंकि मुझे कोई पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करनी है। रही बात जो मेरा D5 का, तो चेक करो अब जो सबसे छोटी वैल्यू वो क्या है मेरे पास, पहले 10 थी, अब उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 15, यानी कि ये वाला 15 और उसकी जो नेक्स्ट हायर वैल्यू वो है 17, तो 17 माइनस 15 कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि अब जो मैंने पेनल्टी करी है कैलकुलेट वो आ रही है 1 3 15 10 1 और 2, तो सबसे जो बड़ी पेनल्टी है वो मुझे दिख रही है 15, तो यानी कि अब मैं जाऊंगा इस वाले कॉलम के थ्रू 15 के थ्रू। ठीक है भाई, तो आप 15 के थ्रू जाओ, आप चेक करो विच इज द स्मॉलेस्ट कॉस्ट। स्मॉलेस्ट कॉस्ट मुझे दिख रही है 10, तो मैं 10 में देखूंगा डिमांड कितनी आ रही है, डिमांड मेरी आ रही है 110 की, सप्लाई आ रही है 325 की, तो मैं क्या करूंगा 110 पूरा पूरा कराऊंगा प्रोवाइड यहाँ पर, ये हो जाएगा 110, ये मैंने पूरा दिया यहाँ पर, और ये हो जाएगा 0। यहाँ कितना बचेगा भाई बताओ सर 215। 215, वेरी गुड, ये बचेगा 250 राइट। तो ये मेरा हो चुका है पेनल्टी P5। अब मुझे करनी है कैलकुलेट पेनल्टी P6। उससे पहले मैं क्या करूंगा एक लाइन जरूर ड्रॉ करूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मुझे अब इसको यूज नहीं करना है, और मैं यहाँ लगा दूंगा डैश, एक डैश मुझे यहाँ लगाना है, एक डैश ये हो गया और मेरे 2 डैश हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है यहाँ भी मेरा भी 10 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा पेनल्टी S3 के लिए। S3 के लिए देखो जो सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है मुझे अभी भी दिख रही है 11 और 12, तो डिफरेंस मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा।
उसके बाद जो मेरे यहाँ पे S4 है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मुझे, वो दिख रही है 13, और जो उससे नेक्स्ट वैल्यू दिख रही है 70। तो 70 माइनस 13 ये हो जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, ये होगी मेरे पास रो वाइज। अब बात करते हैं कॉलम वाइज की। तो D1 मेरा खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे D2 की बात करेंगे। D2 पे देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 11, नेक्स्ट 21, तो 21 माइनस 11 ये मेरी रहेगी अभी भी 10 पेनल्टी। ठीक है भाई। उसके बाद D3 में देखो 30 माइनस 12 ये हो जाएगा 1। D4 पे डैश लगा हुआ है, मुझे कैलकुलेट नहीं करना है। D5 पे करना है, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है वो मुझे दिख रही है 15, और जो उससे नेक्स्ट वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है मुझे 17। तो 70 माइनस 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 2। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक डमी पे डैश लगा हुआ है। तो यानी कि जो मेरे पास बची पेनल्टी है वो क्या बची है? 4, 10, 1 और 2। ठीक है भाई। तो यानी कि मुझे अब जो इसमें सबसे बड़ी पेनल्टी दिख रही है वो क्या दिख रही है मुझे? वो दिख रही है मुझे अब 10। तो अब मैं जाऊंगा 10 के थ्रू और चेक करूंगा इस करस्पॉन्डिंग कॉलम D2 में विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है भाई। तो अब मैं इसके अंदर गया, जो मुझे सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है मुझे 11 दिख रही है। 11 पे डिमांड कितनी आ रही है? डिमांड आ रही है मेरे पास 19 की, बट जो सप्लाई है वो सिर्फ 10 की सप्लाई दे रहा है मुझे। यानी मैं 10 यहाँ पे कराऊंगा एलोकेट, बाकी को मैं छोड़ दूंगा एज इट इज। तो मैंने यहाँ 10 दिया, ये हो जाएगा 0। जैसे ये 0 हुआ, एक डैश तुरंत लगा दो यहाँ पर, डैश यहाँ पर, डैश यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा? 90 माइनस 10 ये बचेगा मेरे पास 80। ठीक है। जैसे ही मेरे पास यहाँ 0 हुआ, अब देखो मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो मेरे पास सिर्फ रह जाएगी सिर्फ एक रो। यानी कि अब मेरे पास कॉलम में पेनल्टी निकालने के लिए कोई भी सेकंड रो नहीं है। तो मैंने आपको बताया जब भी मेरे पास कोई सिंगल रो या सिंगल कॉलम बच जाता है, तो फिर जितना उसमें बचा हुआ होता है हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही जो है एलोकेशन कर देते हैं। ठीक है भाई, कर दो फटाफट भाई। यहाँ पे मेरे पास क्या दिख रहा है मुझे? यहाँ दिख रहा है मुझे 21 पे जो डिमांड आ रही है वो आ रही है मेरे पास 80 की। तो मैं सबसे पहले दूंगा यहाँ पे 80 दूंगा, ये मैंने 80 दिया, ये हो जाएगा 0। कितना बचेगा? 215 माइनस, 135 फिर से बोलना भाई, 135 135। वेरी गुड, ये हो गया मेरे पास 135। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब जो मेरे पास 13 है, अब 13 को डिमांड कितनी आ रही है? 30 डिमांड आ रही है 120 की, सप्लाई कितना है? 135। तो मैं पूरा दे दूंगा 120। मैंने 120 डिमांड पूरा फुलफिल किया यहाँ पर, ये मैंने पूरा किया, ये हो जाएगा 0। कितना बचेगा? 135 माइनस 120, ये बचेगा मेरे पास 15। उसके बाद देखो भाई क्या है मेरे पास, नेक्स्ट 70 बच रहा है। 70 पे डिमांड कितनी आ रही है? 15 की, और डिमांड कितनी है? 15 की। तो यानी कि पूरा पूरा 15 मैं यहाँ पे एलोकेट कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास 15 पूरा पूरा एलोकेट यहाँ पर। जैसे मैंने 15 एलोकेट किया तो ये हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा यहाँ पर 0। अब चेक करो, जैसे मेरी डिमांड सप्लाई दोनों 0 हो गई, यानी क्वेश्चन मेरा हो चुका है कंप्लीट। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ और सिर्फ अब निकालनी है वैल्यू टोटल कॉस्ट की। तो भाई आप लोग मुझे निकाल के दिखाओ कितनी वैल्यू आ रही है टोटल कॉस्ट। जहां जहां मैंने एलोकेशन कर रखा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 इंटू 200 प्लस 6 इंटू 30, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 180। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ऐसे ही मुंह जबानी, आप लोग भी चाहो तो करो कैलकुलेटर से। उसके बाद 10 इंटू 145, तो ये हो जाएगा 1450। ठीक है भाई। उसके बाद 11 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा 110। उसके बाद 0 इंटू 140, तो आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि हम लोग इसे काउंट करेंगे, वरना हमारी जो डिजेनरेसी है वो क्वेश्चन में आ जाएगी। तो हम लोग इसलिए 0 को काउंट करते हैं। उसके बाद फिर से 10 इंटू 110, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1100 प्लस 13 इंटू 120, 13 इंटू 120, ये हो जाएगा मेरे पास 1560, 1560। ठीक है भाई।
फिर क्या बचा मेरे पास, सिर्फ एक लास्ट बच रहा है 17 इंटू 50, ये आ जाएगा मेरे पास 255। 255 इसको आप लोग सम अप कर लो, बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। सर 6255। 6255 मैं भी देख लूँ भाई। यस सर 6255 आई है सर। 6255 परफेक्ट, मेरा भी आ गया सही है 6255। तो ये आपका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, जो कि मेरा क्वेश्चन था रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी जहां पर कोई लिमिटेशन है, कोई बाउंडेशन है, जहां पे हम लोग कोई सप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम लोग क्वेश्चन को छोड़ देंगे। देखो बाकी क्वेश्चन पूरा सिमेट्रिक था, जहां जहां मेरा देखो एम लिखा हुआ था उसको मैंने यूज ही नहीं किया क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी जो से मेरा प्रोसीजर था मैंने वही फॉलो किया है, उसके अलावा कुछ भी मैंने नया स्टेप कुछ भी इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है भाई। तो आज हमारे ये दो केस हो गए हैं, अनबैलेंस एंड रिस्ट्रिक्टेड। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी जो हमारे दो बच्चों के केस हैं, मैक्सिमाइजेशन वाले और क्या मैंने बताया, ये अगला क्वेश्चन था मैक्सिमाइजेशन का और एज वेल एज डिजेनरेसी। तो ये दो क्वेश्चन जो हमारे दो टॉपिक हैं, ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो यहां तक के लिए इतना ही, कुछ डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं क्लास ओवर करूं फिर मैं। बताओ बेटा, कोई पॉइंट कोई स्टेप समझ आया हो, रिपीट करना हो, बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। तो बस एक काम करो, क्लियर तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपकी क्लासरूम पे बुक्स डाल रखी हैं, ठीक है। आप उन बुक्स से उठा के देखो, ये बुक्स पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इनमें से उठा के आप लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करो, ठीक है। अगर आप दो तीन क्वेश्चन लगाओगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ। ये बुक दे रखी है एस चांद की, हिरण गुप्ता की, आप इसको यूज करो, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉल्व भी दिए हैं, अनसॉल्व भी दिए हैं, तो आप एटलीस्ट ट्राई करो, आपको एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन करते हैं। देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सब लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम लोग क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर।